हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। मैं एस के चौधरी पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी आप जो फ्री टाइम में बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो इस दौरान क्यों ना आपके लिए कुछ मॉडल पेपर बना करके आपको प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि आपकी जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार की चल रही हैं वो आपको खुद को भी पता चले और आप उसमें किस प्रकार से सुधार करना है वो भी देख सकें। तो इसलिए ये सोचते हुए मैंने आज से आपके लिए स्टार्ट की है केमिस्ट्री के मॉडल पेपर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का फर्स्ट मॉडल पेपर। और इसी तरह से मैं आपको हर 2-3 दिन से एक मॉडल पेपर यहां पर सोल्व करवाऊंगा। तो उससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी अभी क्या तैयारी है और आपको इसमें क्या और सुधार करना है। तो ये जो आपको टाइम मिला है इसका बहुत ही बढ़िया सदुपयोग होगा आपका, और ये बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं होगा। और आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है आपको ये भी पता चलेगा, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां पर आपको ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट मॉडल पेपर विद एस के चौधरी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए पेपर में सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन ए पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और 1 लीनियर क्वेश्चन मिलते हैं एक एक नंबर के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी एक एक नंबर के, यानी आपको 10 नंबर का ये क्वेश्चन मिलने वाला है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आद्य या मूल एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या होती है। तो इसका आंसर आप लगभग सभी जानते हैं कि अपनी जो मूल एकक कोष्टिका होती है आद्य एकक कोष्टिका, उसमें टोटल अगर अपन अवयवी कण काउंट करें तो उसमें टोटल एक अवयवी कण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि जो आद्य एकक कोष्टिका होती है उसमें अपन पार्टिकल्स निकालते हैं, कोने पर होते हैं, तो उनमें से अपने को 1/8 मिलता है और टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो आपके टोटल एक पार्टिकल यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मोलरता का मात्रक क्या है? मोलरता का मात्रक आप लगभग सभी जानते होंगे, और जानते हैं तो फिर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोल प्रति किलोग्राम बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। मोल प्रति किलोग्राम ये मोललता का मात्रक होता है। ग्राम प्रति लीटर ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है मोल प्रति लीटर, ये इसका राइट आंसर है, मोल प्रति लीटर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड, मोल पर लीटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, संक्षारण यानी जो लोहे पर जंग लगती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिएगा लोहे पर जो जंग लगता है संक्षारण होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लोहे पर जंग लगने का जो फॉर्मूला होता है उसका आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो अपन Fe2O3 लिखते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है FeOH की होल थ्राइस। इसके 2 मॉलिक्यूल अगर अपन लेंगे तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं Fe2O3.3H2, या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2FeOH का होल थ्राइस। तो संक्षारण का जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होगा Fe2O3.3H2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया की कोटि किस पर डिपेंड करती है? अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिएगा इसमें अपने को ऑप्शन मिले हैं संपूर्ण अभिक्रिया पर, फर्स्ट ऑप्शन मिला है। तो संपूर्ण अभिक्रिया पर अभिक्रिया की कोटि डिपेंड नहीं करती है, रॉन्ग आंसर है। सेकंड है धीमी गति के पद पर, ये बिल्कुल से सही है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है उसमें धीमी गति वाले पद पर डिपेंड करती है। तीसरा ऑप्शन है तीव्र गति के पद पर, यह भी बिल्कुल से गलत आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सेकंड, धीमी गति के पद पर अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल लगता है? यानी जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य कौन सा बल लगता है? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लगभग सभी जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है वान डेर वाल आकर्षण बल, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, वान डेर वाल बल। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जिंक का ऑक्सीकरण अंक होता है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला किसी भी तरह से घुमा करके भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है +2। जो जिंक होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। तो ये हो गया एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन अपना है मेथिल क्लोराइड CH3Cl, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सेकंड है मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड ऑप्शन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल से सही आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको मार्केट में पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु का कौन सा संकरण होता है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बोनिल ये होता है, देखिए अपना कार्बोनिल समूह C+O। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन का एक डबल बॉन्ड बना हुआ है और 2 सिंगल बॉन्ड, यानी जो कार्बन का संकरण होने वाला है वो होने वाला है sp2। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोनिल समूह में कार्बन का sp2 संकरण होता है। आगे चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला, और सॉरी यहां पर उसका नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला पूछ सकता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा है इसमें? देखिए पहला है बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, बिल्कुल से सही है, यही करेक्ट आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया हिंसबर्ग अभिकर्मक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाशिक समवायवता के लिए कौन सा कथन सही है? यानी जो प्रकाशिक समवायवता है उनके लिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही राइट आंसर कौन सा है ये अपने को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए दे रहा है कि अणु में सममिति अक्ष उपस्थित होती है, तो ये बिल्कुल से गलत आंसर, गलत ऑप्शन है। प्रकाशिक समवायवता में सममिति जो अक्ष है ये अनुपस्थित होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अणु में सममिति तल उपस्थित हो, ये भी बिल्कुल से गलत है। अणु में सममिति तल भी अनुपस्थित होना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि अणु में सममिति केंद्र उपस्थित हो, तो यह भी गलत है, अणु में सममिति केंद्र अनुपस्थित होना चाहिए। और फोर्थ कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो अपना जो फोर्थ आंसर है ये सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाशिक समवायवता के लिए इनमें से कोई सा भी उपस्थित नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे अनुपस्थित होने चाहिए। तो इसी के साथ में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये कंप्लीट हो गए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये 1 लीनियर क्वेश्चन सेक्शन ए में ही चल रहे हैं। अभी आपको एक एक लाइन के या छोटे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के, यानी 10 छोटे क्वेश्चन और मिलेंगे। फर्स्ट है वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन का चित्र बनाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो वर्गाकार क्लोज पैकिंग होती है उसका डायग्राम बनाना है। तो ये आपके सामने देखिए, ये वर्गाकार द्विविमीय का डायग्राम बना हुआ है। इसमें आपको करना क्या होगा, ये जो इस तरह से इन चारों को मिलाकर के ये वर्ग बनाना है। इसको जो उपसय संयोजन संख्या है जो चारों तरफ से टच कर रहे हैं उन चारों को मिलाकर के ये इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। ये हो गया है वर्गीय निविड़ संकुलन का डायग्राम। आगे देखिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, मोल अंश को परिभाषित कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मोल अंश किसे कहते हैं? तो देखिए सीधा सा फॉर्मूला, किसी विलयन में किसी अवयव की मोल अंश, किसी विलयन में किसी अवयव की मोल अंश उसके मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है। सीधा सा है। अगर फॉर्मूला पूछे तो अपन फॉर्मूला भी इसका बता सकते हैं। जैसे किसी x1 ये मान लीजिए किसी पदार्थ की मोल अंश है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो अपना पदार्थ है उसके मोल, तो उसके मोल अपन मान लेते हैं n1 मोल है, अनुपात विलयन के कुल मोल, तो विलयन के कुल मोल अपन मान लेते हैं n1 प्लस n2, 2 प्रकार के मोल मिलाए हुए हैं। तो ये मोल अंश का फॉर्मूला होता है x1 बराबर n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है वो है किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ में घटती है। तो आपको इसका कारण बताना है कि तन्यता के साथ में ये कम क्यों होती है। देखिए तो देखिए किसी विलयन का अगर तनुकरण करते हैं, तनुकरण का मतलब होता है उसमें पानी मिलाना,
तो अगर उसमें बाहर से विलायक यानी पानी मिलाएंगे तो उसकी जो तन्यता होती है उसके कारण चालकता में कमी इसलिए होती है क्योंकि तन्नुकरण करने से आयनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन आयनों का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, यानी प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। आयनों का घनत्व होता है उसमें कमी होती है। आयनों के घनत्व में कमी होने के कारण जो चालकता है उसमें भी कमी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो आयनों का घनत्व होता है, घनत्व में कमी होती है, घनत्व में कमी होने के कारण चालकता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? इजी भी है प्लस इंपॉर्टेंट भी है। तो जो पनीर है वो एक जेल प्रकार का कोलाइड है, ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। पनीर एक जेल प्रकार का कोलाइड है। जेल आप जानते होंगे कि जो ठोस माध्यम होता है उसमें द्रव प्रावस्था को मिलाने से जो कोलाइड बनता है उसको जेल बोलते हैं। यानी ठोस में द्रव मिलाने से जो कोलाइड बनता है उसे जेल कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है, कारण बताइए। कि जो नाइट्रोजन गैस है ये कमरे के ताप पर न्यून क्रियाशील होती है। तो देखिए इसका जो कारण है वो क्या होगा? तो इसका कारण ये होगा कि N2 में जो दो नाइट्रोजन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, दोनों नाइट्रोजन। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण इसकी जो बंद एनर्जी होती है, यानी बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, उसका मान बहुत ज्यादा होता है। ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही मजबूत बॉन्ड हो गया, तो इसको तोड़ने के लिए अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होने के कारण ही जो नाइट्रोजन है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। ये आपको इसका आंसर बताना है। अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो भी आपको इसका आंसर यही बताना है कि नाइट्रोजन है कमरे के ताप पर, या ऑक्सीजन है कमरे के ताप पर कम क्रियाशील इसलिए होती है क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, इसका कारण बताइएगा। तो देखिए ओजोन के प्रबल ऑक्सीकारक होने का कारण, ओजोन की जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है। O3 है वो डिकम्पोज होता है O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में। देखिए O2 बन गया प्लस नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, तो इस नवजात ऑक्सीजन के कारण जो ओजोन है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि जो कंपाउंड नवजात ऑक्सीजन देते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो यहां पर ओजोन के प्रबल ऑक्सीकारक होने का कारण हो गया ओजोन के द्वारा दी जाने वाली नवजात ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम कोटि विक्रिया के अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रथम कोटि के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना 101% तय है। तो प्रथम कोटि विक्रिया का जो टी हाफ होता है उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है 0.693/K। तो ये इसके टी हाफ का फॉर्मूला हो गया 0.693/K। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, LiAlH4 का IUPAC नाम। उपसर्ग संयोजी यौगिक है जिसका IUPAC नाम देखिए क्या होगा। तो IUPAC नाम में सबसे पहले आप लिथियम का नाम लिखेंगे, लिथियम, फिर उसके बाद में अंदर जाएंगे तो लिगेंडो के नाम आएंगे, तो टेट्राहाइड्रिडो, और उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम यानी एल्यूमिनेट, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका जो IUPAC नाम है वो जाएगा, सबसे पहले देखिए लिथियम के लिए लिथियम, फिर H4 के लिए टेट्राहाइड्रिडो, फिर एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, क्योंकि जो बड़ा कोष्टक है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इसलिए एल्यूमिनेट, लिथियम, टेट्राहाइड्रिडो, एल्यूमिनेट, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ये हो गया LiAlH4 का IUPAC नाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड का सूत्र लिखिए। कोई भी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो आप कोई भी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए EgC, जैसे कार्बन पे मैंने ये जोड़ा क्लोरीन, अब इसको तृतीयक बनाना है तो आप इस पर 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, कोई भी एल्किल ग्रुप। जैसे मैं इस पर जोड़ देता हूं मेथिल, तो इस तरह से आप अगर चाहें तो तीनों पर मेथिल जोड़ सकते हैं, और ये बन जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसका सामान्य नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए। एकदम से इजी सा क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, तो आंसर हो जाएगा एथेनॉल, क्योंकि एथिल अल्कोहल अपन जानते हैं CH3CH2, ये हो गया एथिल, और ये OH, एथिल अल्कोहल।
और इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। तो इसी के साथ में जो फर्स्ट पोर्शन था अपना कंप्लीट हुआ। उसके बाद में यहां से अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी यानी सेकंड ऑप्शन। अब यहां से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलने स्टार्ट होंगे। फर्स्ट पोर्शन है वो 20 नंबर का रह गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपको मार्किंग वहीं से मिलेगी और बहुत ही इजीली। उसके बाद में जो सेकंड पोर्शन है उसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के। यहां पर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में किस प्रकार के आंसर आपको राइट करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप वीडियो में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, वीडियो में खो गए होंगे। तो आपको बीच में मैं एक बार डिस्टर्ब करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि अपना जो चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, सभी जानते होंगे पीसी स्टडी पॉइंट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो मैं आपका ध्यान एक बार बीच में तोड़ना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो चलिए आगे। आई होप आप सभी ने लाइक कमेंट कर दिया होगा। सेक्शन बी, इसमें देखिए आपको किस प्रकार के 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट की दोष को उदाहरण सहित समझाइए। अभी देखो मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाता हूं। शॉर्ट की दोष, ये भी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष, इनका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इनका मैं आपको आंसर बताता हूं। पहले अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 12वां क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले 13 क्वेश्चन देखिए, आदर्श विलयन के गुण है उदाहरण सहित समझाइए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको आंसर में कितना क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे आदर्श विलयन की परिभाषा कि जो आदर्श विलयन है वो राउले नियम की पालना करते हैं। नेक्स्ट इसके गुण और उदाहरण, तो ये देखिए इसके गुण हो जाएंगे, एकदम से इजी से गुण है। नंबर 1 पहला गुण हो जाएगा कि ये राउले नियम की पालना करते हैं। राउले नियम की पालना करने का मतलब राउले का जो नियम है वो आप इन पर लागू कर सकते हैं। देखिए P1 बराबर P नोट 1 x1 या PA बराबर P नोट A x y, PB P नोट B x p हो जाएगा। दूसरा गुण हो जाएगा कि डेल H की वैल्यू 0, यानी जो विलयन है वो न तो उष्मा शोषी होगा न ही उष्मा क्षेपी। तीसरा गुण हो जाएगा डेल V की वैल्यू 0, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला गुण हो जाएगा कि इनमें लगने वाला आकर्षण बल समान रहता है। विलायक विलय और विलायक विलय सभी के अणुओं में जो आकर्षण बल लगता है वो लगभग समान होता है, किसी में कोई डिफरेंट नहीं होता है। और फिर आप इसके उदाहरण, तो इसके उदाहरण है आपको रटने नहीं है, इस प्रकार के उदाहरण लिखने हैं जो सेम कंपाउंड होते हैं उनको मिलाने से आदर्श विलयन बनता है। जैसे क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, दोनों सेम हो गए तो इनको मिलाने से आदर्श विलयन बन जाएगा। मेथिल क्लोराइड प्लस मेथिल आयोडाइड, इस तरह के आपको कंपाउंड इसमें मिलाने हैं। तो ये हो गया अपना 13 क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए 14 का क्वेश्चन। 14 का क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन की फर्स्ट Zn प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन और तत्पश्चात सेकंड NaNO2 और HX के साथ अभिक्रिया लिखी। यानी नाइट्रोबेंजीन का पहले आपको अपचयन कराना है और फिर जो प्रोडक्ट बने उसका NaNO2 और HX के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो देखिए एकदम से इजी सी रिएक्शन है। और इजी होने के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले 4 साल से लगातार नाइट्रोबेंजीन, डाइएजोनियम लवण और एनिलीन की एक रिएक्शन है, घूमी हुई रिएक्शन है, जो कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 13 का चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें बताया भी था कि ये रिएक्शन हर बार आती है। तो ये 3 रिएक्शन है जो कि हर बार किसी न किसी प्रकार से घूम फिर करके हमेशा पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन को आप कंफर्म कर लीजिए, ये डेफिनेटली आने वाली। देखिए रिएक्शन क्या करानी थी, नाइट्रोबेंजीन, तो ये मैंने ले लिया नाइट्रोबेंजीन। इसका ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन करवाना है। तो ZnHCl की उपस्थिति में जैसे आप इसका अपचयन करेंगे तो जो NO2 समूह है ये अपचयित हो जाएगा NH2 में, तो अपने पास में कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन पर NH2। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बेंजीन पर जो NO2 था वो अपचयित हो गया बेंजीन पर NH2। अब ये जो प्रोडक्ट बना है बेंजीन पर NH2 जिसको अपन एनिलीन बोलेंगे, ये C6H5NH2 एनिलीन हो गई। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HX के साथ, यानी ये हो गई डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। ये डाइएजोनियम लवण बनेगा, इसमें ध्यान रखना डाइएजोटियम। ये जो रिएक्शन है डाइएजोनियम लवण बनाने की केवल अपने सिलेबस में एक ही रिएक्शन है। तो ये डाइएजोटीकरण अभिक्रिया से ये जो एनिलीन है
ये देखिए कन्वर्ट हो गई है डाईएजोनियम लवण। ये बेंजीन पर देखिए जुड़ गया है N2+ और X-। ये डाईएजोनियम लवण का निर्माण हो चुका है। तो ये हो गया अपने इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। जो 12 का क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया था, अब देखिए उसका आंसर। शॉर्ट की दोष क्या होता है, उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए यहां पर इसमें देखिए पहली चीज तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसका डायग्राम बनाना है, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम बना दिया है इसका मतलब आपने अगर लिखा हुआ कुछ भी लिखा है एग्जामिनर नहीं देखेगा, अगर डायग्राम सही बना हुआ है इसका मतलब आपको नंबर मिल जाएंगे, सबसे पहली चीज। तो जहां पर डायग्राम आपको लगता है कि अपने को बनाना चाहिए, वहां पर आप सबसे पहली तो ये नोट कर लीजिए इस चीज को कि डायग्राम हमेशा बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर एग्जामिनर को जैसे ही सही सही डायग्राम दिखेगा तो फिर वो लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास कम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे को आंसर आता है। अब देखिए आंसर में लिखना क्या है। शॉर्ट की दोष वो होता है जिसमें जालक में से जो यौगिक का फॉर्मूला होता है उसी सूत्र के अनुपात में धनायन और जो ऋणायन होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, जैसे NaCl। और NaCl का ही मान लो ये डायग्राम है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये Na+ है और ये बीच बीच में ये Cl- है। तो इसमें से देखिए मैंने यहां से एक Na+, यहां से एक Cl- गायब किया, फिर यहां से एक Cl-, यहां से एक Na+, ये गायब कर दिए। तो ये शॉर्ट की दोष हो गया। तो ये इस प्रकार से धनायनों और ऋणायनों के क्रिस्टल जालक में से लुप्त होने के कारण शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है, और इसके कारण जो ठोस होता है उसका घनत्व भी कम हो जाता है। आगे नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्ट्रिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवी बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्ट्रिक अम्ल का भी क्वेश्चन 101% एग्जाम में आने वाला है। अब वो कैसे भी आ सकता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, किसी भी प्रकार से, लेकिन क्वेश्चन आना कंफर्म है। टार्ट्रिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवी बनाइए। देखिएगा किस प्रकार से बनाने। 4 समावयवी बनेंगे टार्ट्रिक अम्ल के। देखिए एकदम से इजी से बनते हैं। COOH, सीधी लाइन खींच करके नीचे भी COOH, बीच में 2 किरेल कार्बन होंगे। ये 2 किरेल कार्बन दोनों पर जुड़ा हुआ रहता है HOH। ये टार्ट्रिक अम्ल का पहला प्रकाशिक समावयवी बन गया। अब इसका दूसरा समावयवी बनाएंगे तो आप इस पर यहां पर दर्पण लगा करके और इसका दर्पण प्रतिबिंब बना देना है। यानी OH है उनको H की साइड में कर देना और H को OH की साइड में। इस तरह से आपके पास में बन जाएगा टार्ट्रिक अम्ल का दूसरा प्रकाशिक समावयवी। उसके बाद में देखिए तीसरा, यहां पर मैं दूसरा नहीं बना रहा हूं, अब डायरेक्टली तीसरा बना करके दिखाता हूं आपको। देखिए क्योंकि दूसरा आप बना लोगे, आप H और OH को केवल चेंज करना है। तीसरा जो प्रकाशिक समावयवी है वो आपको इस प्रकार से बनाना है। फर्स्ट किरेल कार्बन पर HOH और सेकंड किरेल कार्बन पर आप जोड़ेंगे HOH को अपोजिट। ये हो गया तीसरा इसका प्रकाशिक समावयवी। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, ये जो दोनों आपको स्क्रीन पर जो समावयवी दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दोनों फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के विवरिम समावयवी कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना। और इसका अगर अगला चौथा और बनाएंगे तो आप ये जो कंपाउंड अपन ने बनाया है, एक इसका दर्पण प्रतिबिंब, और यानी आपने 2 कंपाउंड बना दिए और 2 इनके दर्पण प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अपने पास में बन गए टोटल 4 प्रकाशिक समावयवी। तो ये हो गए टार्ट्रिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवी। 2 नंबर का क्वेश्चन ही ये था। इस तरह से सेक्शन बी में 2-2 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको उनके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी भाग से, यहां से आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन है वो लगभग अथवा में मिलेंगे सारे के सारे। लेकिन मैंने सेक्शन सी और सेक्शन डी में जो क्वेश्चन अथवा में आते हैं उनको अथवा में नहीं दिया है, बल्कि आपको केवल एक एक ऑप्शन ही दिया है, क्योंकि ये अपन केवल मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें आपको यहां पर डेफिनेटली अथवा में मिलने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, RCOOH की अनुनादी संरचना बनाइए। तो इसकी देखिए मैं आपको अभी अनुनादी संरचनाएं बना करके दिखाऊंगा। पहले अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये देखिए अपने पास में 2 अभिक्रियाएं हैं और इनको पूर्ण करने के लिए कहा गया। फर्स्ट रिएक्शन CH3CH2OH, जो एथिल अल्कोहल है उसको कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करना है। तो अपन जानते हैं एथिल अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में अगर गर्म करोगे तो उसकी रिएक्शन होती है विहाइड्रोजनीकरण। तो यहां पर विहाइड्रोजनीकरण होने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। विहाइड्रोजनीकरण में एक हाइड्रोजन तो OH का और एक CH2 का,
दोनों के एक एक हाइड्रोजन गायब कर देगा। CH2 का हाइड्रोजन गायब हुआ तो अपने पास में केवल बचा CH, और OH का भी अगर हाइड्रोजन गायब हुआ तो बच गया केवल O। तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, RCOCl यानी अम्ल क्लोराइड की विक्रिया हाइड्रोजन के साथ, और PDBSO4 पैलेडीकृत बेरियम सल्फेट, यानी ये नेम्ड अपचयन आ गया। अपन ने नेम्ड जो अपचयन पढ़े थे इस चैप्टर में बहुत सारे, उनमें से एक नेम्ड अपचयन है। अगर आपको रिएक्शन का नाम ध्यान में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखिए सीधा सा प्रोडक्ट है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन H2 के जो दो हाइड्रोजन है एक इधर जुड़ेगा और एक इधर जुड़ेगा, यानी प्रोडक्ट बन गया RCHO प्लस HCl। ये सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड एक नेम्ड रिएक्शन है। अगर आपको नाम ध्यान में आ चुका है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या है। उसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले आपको मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं देखिए ये बता देता हूं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुनादी संरचनाएं देखिए एकदम से इजी सी होंगी, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें जब आप अनुनाद बनाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, यानी इधर आप बना देंगे सिंगल बॉन्ड O-, और ये वाला जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर दान करके इधर बना लेगा डबल बॉन्ड, यानी इधर आप करेंगे डबल बॉन्ड OH और ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुनाद। इस तरह से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुनाद बनाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुनाद हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये मैंने एक बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन डाला है। CrH2O का होल 6+3 यानी हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन है, इसके डी कक्षकों का विपाटन समझाना है और इसके बैंगनी कलर की व्याख्या करनी। तो देखिए ये चीजें आप सारी कैसे बताएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हैंडल करने वाले हैं, तो देखते हैं कि इसका आंसर आप 3 नंबर का क्वेश्चन अगर इस तरह से आपको पूछा जाता है तो इसका आंसर आप क्या देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डी कक्षकों का विपाटन बनाना है इस प्रकार से कि ये क्रोमियम +3 के डी कक्षक हैं। क्रोमियम का जो संकुल था उसमें क्रोमियम +3 अवस्था में है, तो इसका ये 3D3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 3D में ये देखिए आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तीनों में। ये डी कक्षक विपाटित हो चुके हैं, तो उसके बाद में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे T2G कक्षकों में एक एक करके। ये T2G कक्षक हो गए हैं और ये हो गए हैं EG कक्षक, तो इनमें एक एक करके भरेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको समझाना है इनके डी कक्षकों का विपाटन। फिर जब विपाटन कंप्लीट हो जाए तो आप बताएंगे इसके बैंगनी कलर क्यों होता है। बैंगनी कलर की व्याख्या करनी थी अपने को, तो बैंगनी कलर की व्याख्या आप इस प्रकार से करेंगे कि क्रोमियम का ये जो यौगिक है इस पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये सनलाइट को यानी HMu फोटोन को एब्जॉर्ब करके और इसका जो T2G का इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित हो जाता है EG में, यानी T2G में बचे केवल 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है EG में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ट्रांसफर होने की वजह से संकुल ने जिस कलर वाले फोटोन को एब्जॉर्ब किया है उसका जो पूरक रंग होता है वो अपने को यहां पर दिखाई देता है, यानी पूरक रंग के रूप में अपने को इस कंपाउंड का बैंगनी रंग है वो दिखाई देगा। तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है, इसका कारण बताइए। एकदम से इजी सा क्वेश्चन है और इजी होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान में रखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेंथेनोइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर इनकी त्रिज्या में जो कमी होती है, इनकी जो त्रिज्या होती है उसमें कमी होती है और उस कमी को ही लेंथेनोइड संकुचन कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसके कारण बताइए। तो इसके देखिए 2 कारण है, कारण नंबर 1, कारण नंबर 2। पहला कारण है कि बाएं से दाएं जाने पर इनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें वृद्धि होती है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है जो त्रिज्या है होती है उसमें कमी होना है, ये तय।
पहला कारण। दूसरा कारण, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-2 कक्षा में भरे जाते हैं। n-2 कक्षा में भरने के कारण उनका परिरक्षण या जो आवरण प्रभाव होता है वो n कक्षा पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अंदर भरे गए। तो इनका कोई परिरक्षण प्रभाव लागू, जो डी कक्षकों में परिरक्षण प्रभाव अपन पढ़ते हैं वो f कक्षकों में लागू नहीं होता है। यानी दूसरा इफेक्ट है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह बताना है। यानी प्रभाव होगा केवल पहला, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी। तो रीजन तो एक ही हुआ, लेकिन फिर भी आपको यहां पर रीजन दोनों बताने हैं। अगर आपने दूसरा रीजन नहीं बताया है तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही इजी सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। तो क्रोमियम का विन्यास हो जाएगा 3d5 4s1। ये होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन की गर्म और शानदार NaOH के साथ में अभिक्रिया लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्लोरीन की रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ में। NaOH के साथ में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, गर्म के साथ और ठंडे के साथ। गर्म के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें बनता है अपने पास में NaCl प्लस NaClO3। NaOCl बनता है ठंडे में, ये प्रोडक्ट बनते हैं। आप इसको संतुलित करके लिख लीजिएगा, ये इस तरह से आप इसको संतुलित करके लिख लीजिए, प्लस 3H2। ये आपको रिएक्शन लिखनी है, गर्म और शानदार NaOH के साथ ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर बी, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? कारण बताइए। एक नंबर के क्वेश्चन है सारे ही। तो HNO3 के प्रबल ऑक्सीकारक होने का कारण होता है नाइट्रोजन। HNO3 में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +5 होता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अंक होने के कारण HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, HBr, HCl, HF और HI, इनको अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इनका अम्लीयता का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा। अम्लीयता का बढ़ता क्रम हो जाएगा, अगर आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो H+ यानी प्रोटॉन जो त्याग करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बंध लंबाई में वृद्धि होने के कारण बॉन्ड इजीली टूटता है और ज्यादा H+ आयन इजीली रिमूव होता है। यानी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ेगी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे वीक एसिड को यानी HF, उसके बाद में लिखेंगे HCl, फिर HBr और फिर HI। ये इनका सीक्वेंस हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम, HF, HCl, HBr और फिर HI। तो ये 19 के क्वेश्चन में तीनों के आंसर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि विक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, तो उसको 75% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। देखिएगा टाइम पूछ रहा है कि विक्रिया को 75% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो 75% पूर्ण होने में जो टाइम लगेगा उसके लिए अपन फॉर्मूला लगा देंगे, T बराबर 2.303। प्रथम कोटि के लिए ये फॉर्मूला होता है अपॉन K लोग प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मान लेते हैं 100 बटे अंतिम, चूंकि विक्रिया 75% कंप्लीट हो चुकी है तो अंतिम बच गई है 25। ये क्वेश्चन लगाना है, ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें देखिए अपने को K की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पहले आपको K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो मान दिए हुए हैं 10 मिनट में 20% पूरी होती है, इनकी सहायता से आप पहले K का मान निकालेंगे और उसके बाद में ये निकालना आपको। तो देखिए किस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। लोग 1.25 और लोग 4, इनकी वैल्यू अपने को जरूरत पड़ेगी, तो ये दे रखे हैं। देखिए तो देखिए सबसे पहले आप आंसर लगाएंगे K। देखिए सबसे पहले मैंने K का फॉर्मूला लगा दिया, पहले आप K कैलकुलेट करेंगे ये जो मान दे रखे हैं इनकी सहायता से। तो K बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T। तो T का मान मैंने देखिए रख दिया 10 मिनट, तो T का मान रख दिया 10। 2.303 अपॉन 10 लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम, तो प्रारंभिक मान ली 100, 20% पूरी हो गई तो अंतिम बची है 80, यानी लोग 100 बटे 80। 2.303 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 23.03 और ये आ जाएगा लोग 1.4, तो लोग 1.25, लोग 1.25 का मान रख देंगे। ये लोग 1.25 का मान रख दिया।
तो ये के की वैल्यू आ जाएगी 0.0223 और आगे आप मात्रक लगाना चाहें तो मिनट इनवर्स। अब आप समय यानी टी का कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखिए मैंने टी का फॉर्मूला लगा दिया, टी बराबर 2.303 अपॉन ये के की वैल्यू रख दी, लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता यानी 100/75, तो ये आ जाएगा लोग 1.25 आ जाएगा ये। आगे चलिए 2.303 अपॉन के और ये आ गया, देखिए लोग जो भी आए उसकी वैल्यू मैंने रख दी और ये सॉरी ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, 75% पूर्ण हो चुकी है, इसका मतलब अपने पास में बची है केवल 25%, तो जो 75 है उसकी जगह 25 रखेंगे 100/25, तो यार अपने पास में यहाँ पर आंसर आएगा log 4 और ये मैंने यहाँ पर आगे सही किया है, log 4 की वैल्यू रखी है, ये बस थोड़ा सा मिस्टेक है, 25 की जगह 75 रख दिया, आप यहाँ पर 25 रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 62.18 मिनट, यानी विक्रिया को 75% पूरा होने में 62.18 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग, अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव समझाइए। देखिए उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, ये मान लीजिए अपनी कोई रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये बीच में मीडिएटर बन रहा है। उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में ऊर्जा का मान कम करके और उसके लिए दूसरा छोटा रास्ता तैयार करता है, इस प्रकार का। ये देखिए दूसरा छोटा रास्ता बना दिया अपन ने, ऐसा रास्ता तैयार करेगा जिसमें अभिक्रिया के लिए ऊर्जा कम चाहिए। डेफिनेटली ये देखिए रास्ता छोटा है तो इसमें अपने को ऊर्जा कम चाहिएगी, तो अगर ऊर्जा कम चाहिए तो डेफिनेटली अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है धात्विक एवं विद्युत अपघटनीय चालकों में अंतर लिखिए। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन, धात्विक और विद्युत अपघटनीय। धात्विक चालक होते हैं, इनमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है धात्विक चालकों में, जबकि विद्युत अपघटनीय में धारा का प्रवाह होता है आयन्स के द्वारा, जबकि इनमें हो गया इलेक्ट्रॉन से। धात्विक में धारा प्रवाह के दौरान कोई रिएक्शन नहीं होती है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालकों में रिएक्शन होती है, जब धारा प्रवाह होती है तो रिएक्शन होती है। धात्विक में धारा प्रवाह के दौरान पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनीय में धारा प्रवाह के दौरान पदार्थ का प्रवाह होता है। धात्विक में टेम्परेचर बढ़ाने से जो चालकत्व होती है उसमें कमी होती है, जबकि विद्युत अपघटनीय में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो चालकत्व है वो बढ़ेगा। इस तरह से आप इनमें अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट इसका बी क्वेश्चन देखिए, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक विभव प्लस में 0.34 वोल्ट है तो 0.5 MCu+2 आयन युक्त जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसका विभव अपने को कैलकुलेट करना है और log 2 की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.3010। देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाना आपको। फॉर्मूला अपन जानते हैं, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 1/Cu+2 आयनों की सांद्रता। सारे मान दे रखे हैं तो अपन फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो ई सेल बराबर ई नोड सेल का देखिए मैंने मान रख दिया है, ई नोड सेल का मान रख दिया 0.34, ये दे रखा, माइनस 0.059 अपॉन n का मान रख दिया देखिए 2, क्योंकि ये दे रखा है अपने को Cu+2, n का मान 2 हो गया, log 1 अपॉन Cu+2 आयनों की सांद्रता। Cu+2 आयनों की सांद्रता ये रही, यानी 1 अपॉन 0.5, तो इसका आंसर आएगा 2। तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही रख दिया है log 2। आगे चलिए इसको अपन सोल्व करेंगे तो ई सेल बराबर हो जाएगा 0.34 माइनस, ये मैंने यहाँ पर 2 का भाग लगा दिया इसमें और ये log 2 की वैल्यू रख दी है। और उसके बाद अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 0.3312 वोल्ट। तो ये हो गया कॉपर का विभव। इस तरह से आप कॉपर का जो ईएमएफ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन सी था वो भी कंप्लीट हो गया। अब अपन आ गए हैं सेक्शन डी में। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, आपके तैयारियां कैसी चल रही हैं? आशा है आपको अपना नॉलेज पता चल रहा होगा, आप कौन से स्तर पर इस समय हैं। आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताते रहिए समय समय पर, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आगे की तैयारियां करते रहें, आगे आपको जो मैटर है वो प्रोवाइड करवाते रहें।
आपको अगर अलग से कुछ मैटर चाहिए और किसी टॉपिक विशेष का, तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में आप टाइम पर बताते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन आ गया है, सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव, टिप्पणी लिखनी है। टिंडल प्रभाव एकदम इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइड में प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होना, प्रकाश का रास्ता दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। एकदम से इजी सा क्वेश्चन। सेकंड है विद्युत कण संचलन। कोलाइड में धारा प्रवाह करने से, विद्युत धारा प्रवाहित करने से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना, यानी ऋणावेशित है तो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये भी एकदम इजी सा है। थर्ड क्रांतिक मिसेल सांद्रता, वह सांद्रता होती है क्रांतिक मिसेल, वह न्यूनतम सांद्रता जिस सांद्रता पर कोलाइडी कणों का, सहचारी जो कोलाइडी कण होते हैं यानी मिसेल होती है, उसका निर्माण होता है। वह मिनिमम सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। और फोर्थ है हार्डी-सुलजे नियम। ये क्या होता है? देखिए एकदम इजी सा है। किसी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने से उसका स्कंदन होता है, और स्कंदन से संबंधित इसका नियम है कि किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता कोलाइड के विपरीत आवेशित आयनों, कोलाइड से विपरीत आवेशित, यहां पर ये ध्यान रखना है, कोलाइड से विपरीत आवेशित आयनों के आवेश या संयोजकता के समानुपाती होता है। एकदम से इजी सा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 का क्वेश्चन में फर्स्ट है कि RX यानी एल्किल हैलाइड की तुलना में C6H5Cl यानी एरिल हैलाइड है, वो नाभिक स्नेही के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, इसका कारण बताना है। यानी नाभिक स्नेही की अगर रिएक्शन कराना चाहिए, SN रिएक्शन की बात कर रहा है, तो एल्किल हैलाइड की तुलना में जो एरिल हैलाइड होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं। बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन का अनुनाद, ये इसका आंसर होगा। जी हाँ, इसको दूसरे शब्दों में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन का जो अनुनाद है वो इंपॉर्टेंट है। अनुनाद जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है, 3-4 अनुनाद है, उनमें से एक क्वेश्चन आना लगभग कंफर्म है। तो इसके लिए आप देखो क्लोरोबेंजीन का अनुनाद बनाएंगे। ये देखिए क्लोरोबेंजीन के नीचे अनुनादी संरचना मैंने शो कर दी है। अनुनादी संरचनाओं में आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये डबल बॉन्ड ही रीजन है कम क्रियाशीलता का, क्योंकि RX में देखिए सिंगल बॉन्ड है, R और X के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहां पर इसमें देखिए इसके अनुनाद में अपने को पता चल रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन डबल बॉन्ड है ज्यादा मजबूत होगा। ज्यादा मजबूत होगा तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए इसकी जो नाभिक स्नेह के साथ रिएक्शन है वो इजीली नहीं हो पाती है। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना था कि एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड होते हैं, ये नाभिक स्नेह के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं। फिर इसका देखिए सेकंड जो बी क्वेश्चन है, अभिक्रियाओं को पूरा करना है मेथिल क्लोराइड की AgCN के साथ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, CH3। अब देखिए AgCN, अगर यहां पर अपने को NaCN दिया हुआ होता तो अपन Cl को हटा करके और Cn- जोड़ते, लेकिन अगर AgCN दिया है तो अब Cl को हटा करके और Cn का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से जुड़ेगा, यानी यहां पर कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3NC, आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। नेक्स्ट अगली रिएक्शन देखिए, RX की मैग्नीशियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ये भी एकदम नॉर्मल सी रिएक्शन है। मैग्नीशियम है वो RX के बीच में जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा RMgX, जिसे अपन कहते हैं ग्रीन्यार अभिकर्मक। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको देखिए 3 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट है फिनोल की फ्रिश पुनर्विन्यास अभिक्रिया लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप फिनोल की जो फ्रिश पुनर्विन्यास अभिक्रिया ये लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखनी है आपको, सॉरी ज़्यादा आगे आ गए अपन। तो ये देखिए फिनोल और ये फिनोल की अभिक्रिया फ्रिश पुनर्विन्यास। तो फिनोल की आप रिएक्शन कराएंगे CH3COCl के साथ में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RCOCl, तो ये यहाँ पर बन जाएगा OCOR। ये फिनोल की रिएक्शन होगी। ये यहाँ से H+ और Cl- निकल गया। फिर इसको अपन कैटालिस्ट मिला देते हैं AlCl3, तो इसमें पुनर्विन्यासित होता है, और ये जो आपने COR समूह जोड़ा है ये यहाँ से टूट करके पैरा स्थिति पर आ जाएगा। तो इसको देखिए मैं यहाँ से ले आता हूँ पैरा स्थिति पर, ये आ गया है यहाँ पर पैरा पर COR, और ये जो H है ये ऊपर ऑक्सीजन पर चला जाएगा, यानी ये बन गया OH।
और ये जो रिएक्शन होती है इसी का नाम होता है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, CH3CH2OH की निर्जलन अभिक्रिया लिखिए। तो ये एकदम नॉर्मल सी इजी सी रिएक्शन है। CH3CH2OH इसका जब निर्जलन करेंगे तो CH3CH2OH, तो निर्जलन में आपको इस कार्बन का निकालना है H+ और ये इस कार्बन का OH-, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से H+ और यहाँ से OH निकलने के बाद में दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण देखिए किस प्रकार से होता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल देखिए ये होता है CH3CH OH, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो देखिए क्या बनेगा अपने पास। तो देखिए ऑक्सीकरण कैसे होता है, इजी ऑक्सीकरण होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीकरण, यानी C डबल बॉन्ड O। ये हो गया कंप्लीट। तो आप बता सकते हैं कि जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है इसका जो ऑक्सीकरण होगा, इसके ऑक्सीकरण से अपने पास में एसीटोन यानी CH3COCH3 इस एसीटोन का निर्माण होता है। तो ये था अपना आज का पहला केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जल्दी ही आपके लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूं मैं, तब तक इस पेपर को आप अच्छी तरह से सोल्व कर लीजिए। अगर इसमें आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि उसका भी आंसर आपको नेक्स्ट पेपर के साथ में प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।